आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। ठीक है, यानी कि टॉपिक ये जो है ना हमारा एक, हालांकि है तो पूरा एक ही टॉपिक लेकिन ये दो भाग में बटा हुआ है। पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इसका मतलब हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, हमको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वॉर दो ऐसा हुआ था, महायुद्ध, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमको मालूम है कि कुछ हुआ था, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर पे यानी कि रसिया पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट देखने को मिला, यही चीज हम लोग आज इस टॉपिक में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक हालांकि है एक, लेकिन इस टॉपिक में हम लोग दो चीज सीखने वाले हैं। पहला तो ये कि देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से लड़ा गया था, है ना, कौन कौन शामिल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और दूसरा ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यदि हुआ तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट यानी कि क्या इफेक्ट हम लोगों को रशियन एम्पायर यानी कि रसिया पे देखने को मिला। यही चीज हम लोग आज यहाँ पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसमें जरा सा भी डाउट नहीं ना? तो पिछले वाला क्लास जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरुआत किया था जिसका नाम था अ टर्ब्यूलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। इसमें तो कोई डाउट नहीं था। चलिए, तो जो बच्चे क्लास में नहीं थे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी जो कि पहला वाला पार्ट यानी कि कल वाला नहीं देखे हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, फिर ये वाला टॉपिक आपको फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, एक चीज और कहीं पे आप नोट कर लीजिए यदि आपके पास पेंसिल है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना वो टोटल 4 साल चला था। कितने साल? 4 साल चला था। हाँ, 1914 से लेकर 1918 तक लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से लेकर 1918 तक था, यानी कि ये पूरा का पूरा 4 साल युद्ध चला था। ठीक है, इस चीज को आप कहीं पे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन पावर्स, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। यानी कि 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और वो शुरू कहां से होता है? यूरोप से। कहां से? यूरोप से होता है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, अच्छा, कभी भी जो लड़ाई है, क्या लड़ाई अपने आप आदमी को लड़ता है क्या? अपने से यदि मान लीजिए हमको लड़ाई करना हो तो क्या हम अपने आप से लड़ाई कर पाएंगे? यदि हमको किसी को मारना हो तो कोई एक आदमी चाहिए जिसको हम मार पाएंगे थप्पड़ या फिर किसी भी तरीके से, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो दो ग्रुप होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पहला बात तो ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में शुरू हुआ और ये यूरोप में लड़ा गया। यूरोप के दो अलग अलग पावर के बीच में लड़ा गया। ठीक है, वो पहला पावर था हमारा सेंट्रल पावर और दूसरा कौन था? अलाइड पावर। ठीक है, एक का नाम क्या रखा गया? सेंट्रल पावर, और दूसरे का अलाइड पावर। अब सेंट्रल पावर में कौन कौन कंट्री थे, अलाइड पावर में कौन कौन कंट्री थे, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए लिखा हुआ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की वेयर इन सेंट्रल पावर। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की याद कर लीजिए एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि आगे ये चीज मिलता रहेगा। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये तीनों कंट्री, ऑस्ट्रिया, टर्की और जर्मनी, ये तीनों जो है सेंट्रल पावर में थे। उसी प्रकार से हमारा फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, बाद में इटली और रोमानिया, ये दोनों भी जुड़ गया था, और ये सब के सब किस में थे? अलाइड पावर में। किस में थे? अलाइड पावर में थे। क्या फिर से बोलिए? नहीं, वही बात है, अलायंस का मतलब वही अलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे दो पावर आप देख लिए। सेंट्रल पावर में कौन कौन कंट्री है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये हमारा सेंट्रल पावर में। और अलाइड पावर में कौन कौन है? फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, और बाद में कौन कौन जुड़ गया था? इटली और रोमानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ईच country had a global empire and the war was fought आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इनसाइड यूरोप। देखिए, हम लोगों को मालूम है कि यूरोप हमारा क्या है? कंटिनेंट है ना। आपको क्या, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि यूरोप हमारा एक कंटिनेंट है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे कंट्री शामिल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, चाहे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रसिया, इटली और रोमानिया, कोई भी कंट्री हो, ये सबका सब उस समय पे क्या था? एक तरीके से ग्लोबल एम्पायर था। ग्लोबल एम्पायर का मतलब ये हो गया कि इन सब का अपना अलग पावर था। जैसे हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत हद तक रसिया के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि रसिया क्या था? एक रशियन एम्पायर था।
है ना, उसका अलग राज चलता था, जिसका राजा कौन था, सार निकोलस सेकेंड। उसी प्रकार से जर्मनी का अपना सिस्टम अलग चलता था, ऑस्ट्रिया का अपना सिस्टम अलग चलता था। हर जगह पे उस समय पे राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था, यानी कि हर कोई उस समय पे एक दूसरे से कट्टर दुश्मन था। बात समझ में आ रही है? कोई भी किसी से कम नहीं था, हर कोई अपने आप को बादशाह उस समय पे समझता था, यानी कि हर कंट्री के पास अपना एक राजा था, हर कंट्री अपने आप में उस समय पे पावरफुल था, ठीक है, जिस प्रकार से रसिया था। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये यूरोप के अंदर तो लड़ा ही गया, साथ ही साथ इसका प्रभाव यूरोप के बाहर भी देखा गया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है ना वो यूरोपियन कंट्री थे, यानी कि यूरोप के कंट्री थे, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो यूरोप के बाहर भी देखने को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक ना फिलहाल चलो एक काम हम आपको बता रहे हैं, क्या यहां तक ना इस टॉपिक को आप ब्रेक कर दो, यहां तक इसको फुल स्टॉप लगा दो। अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी में एक अलग चीज जबरदस्ती इसमें ठूस दिया गया है। मेरे हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बात हो रहा है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में ही बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा अंदर में बता दिया गया है कि रसिया में ऑटोक्रेसी किस प्रकार से खत्म हुआ। देखिए पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि रसिया क्या था, एक प्रकार का ऑटोक्रेसी वाला कंट्री था, मतलब कि वहां पे मोनार्की सिस्टम था। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या, जहां पे पावर किसके हाथ में हो, मात्र एक ही हाथ में हो, वो भी कौन, राजा वहां का। जो कौन थे हमारे, सार निकोलस सेकेंड। कहाँ के राजा थे वो, रसिया के राजा थे, ठीक है। तो यहां तक ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां तक फिलहाल अभी आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। एक टॉपिक को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये भी टॉपिक समझना जरूरी है क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अलग टॉपिक ही बना लिया है कि व्हाट मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इन रसिया। इसका मतलब ये हो गया कि रसिया में हम लोग जानते हैं कि ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम था, यानी कि मोनार्की वाला सिस्टम था। तो किस प्रकार से मोनार्की वाले सिस्टम को थोड़ा बहुत कमजोर किया गया, यानी कि मोनार्की वाला सिस्टम को किस प्रकार से वीक किया गया, कमजोर किया गया, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके पीछे अलग अलग फैक्टर हैं। देखिए लिखा हुआ है इन रसिया, अच्छा रसिया किस पावर में था, सेंट्रल में या अलाइड पावर में, जल्दी याद कीजिए फटाक से। हाँ रसिया किस में था, रसिया हमारा था अलाइड पावर में, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है इन रसिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल कैम टुगेदर अराउंड द जार निकोलस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द सेंट्रल पावर। देखिए आपको मालूम है कि रसिया हमारा अलाइड पावर में शामिल था, ठीक है। अब चूंकि अलाइड पावर में रसिया हमारा शामिल है तो इसको लड़ना किससे है, सेंट्रल पावर से लड़ना है ना। तो यहाँ पे जब लड़ाई शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय पे रसिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत चर्चा होता था, चर्चा बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिछले क्लास में हमने ये भी जाना है कि ऑटोक्रेसी के खिलाफ थे वहां के लोग, कहाँ के लोग, रसिया के लोग। वो लोग क्या चाहते थे कि मोनार्की वाले सिस्टम को हटा दिया जाए, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, है ना, इलेक्टेड असेंबली लाया जाए, वहां के लोग यही चाहते थे। यानी कि वहां के लोग किसके खिलाफ थे, हमेशा राजा के खिलाफ हमेशा बोलते थे, उसके अगेंस्ट हमेशा बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, रसिया ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पे रसिया के लोग अपने राजा को बचाना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है। देखिए रसिया के लोगों का जो दुश्मनी था ना वो जार निकोलस से था, है ना, लेकिन रसिया के लोगों ने सोचा कि भाई हम अपने राजा से बाद में निपट लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले अपने राजा को बचाओ, अपने कंट्री को पहले बचाओ। तो कुछ देर के लिए यानी कि कुछ समय के लिए रसिया के लोग राजा से नाराजगी छोड़ के राजा को प्रोटेक्ट करने में लग गए, यानी कि अपने कंट्री को बचाने में वो लोग ज्यादा जोर देने लगे। कहाँ के लोग, रसिया के लोग, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हुआ देखिए, बट द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द पार्टीज इन द ड्यूमा। और याद कीजिए जार निकोलस बार बार अपना ड्यूमा बनाता था, यानी कि पार्लियामेंट वो बनाता था, लेकिन बार बार उसको डिसमिस कर देता था। पहला वाला ड्यूमा उन्होंने कितने दिन के अंदर डिसमिस किया था, 75, और दूसरा वाला ड्यूमा 3 मंथ के अंदर, और तीसरा वाला ड्यूमा उन्होंने खत्म नहीं कर पाया, बल्कि तीसरे वाले ड्यूमा में उन्होंने सिस्टम ही बदल दिया था। और याद कीजिए तीसरे वाले ड्यूमा में कौन लोग गवर्नमेंट में थे, कंजर्वेटिव लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना पूरे के पूरे रसिया के लोग क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार ना हो, ठीक है। इसलिए वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि रसिया जीत जाए, अपने राजा को बचा लिया जाए।
बाकी जो हमारा राजा से पर्सनल दुश्मनी है उसको हम लोग बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले अपने कंट्री को बचाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये चीज चल रहा था। ऐसा लोग वहां पे कर तो रहे थे, लेकिन 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 यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि लिखा हुआ है बट द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द पार्टीज इन द ड्यूमा। लेकिन भाई आप युद्ध लड़ रहे हो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पार्टी के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अपने पार्टी के लोगों का राय विचार लेना चाहिए, उनसे सहमति लेना चाहिए कि भाई हम लोग युद्ध में लड़ तो रहे हैं लेकिन हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसा निर्णय लेना चाहिए बैठा के सब लोगों को, है ना। लेकिन जार निकोलस ने जरा सा भी अपने पार्टी वाले लोगों के साथ मिलके समझौता नहीं किया, मतलब कि बातचीत नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम जाके अपने कंजर्वेटिव वाले लोगों से बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन थे? तीसरे वाले पार्लियामेंट में, थर्ड ड्यूमा में कौन थे? कंजर्वेटिव लोग थे। तो जार निकोलस ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि वॉर को लेकर अपने कंजर्वेटिव वाले लोगों से जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनसे एक बार सहमति ले ले कि क्या करना चाहिए। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, यदि हमारे इंडिया का लड़ाई पाकिस्तान से होगा तो इंडियन गवर्नमेंट में जो इंडिया में जो गवर्नमेंट अभी चला रही है, जो सरकार हमारा बीजेपी है खास करके, तो बीजेपी वाले सारे लोग बैठ के राय विचार करेंगे, सहमति लेंगे, है ना, कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये होगा भारत में, यदि मान लीजिए यदि लड़ाई होता है तो भारत में सारे लोग बैठ के निर्णय लेंगे जो गवर्नमेंट में है। लेकिन यहाँ पे रसिया में जो गवर्नमेंट में थे कंजर्वेटिव लोग, उनसे मिलकर जार निकोलस जरा सा भी बातचीत करना नहीं चाह रहा था, वो करता ही नहीं था, वो अपने ईगो में था, नहीं हम बिना बातचीत किए हुए लड़ाई को जीत लेंगे, इस प्रकार का वो ईगो में था। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या चाह रहा है? लोग ये चाह रहा है कि अपने राजा को बचाओ, अपने रसिया कंट्री को बचाओ। लेकिन इसको क्या करना चाहिए था? इसको जाके कंजर्वेटिव लोगों के साथ मिलके, यानी कि जो गवर्नमेंट में है उनसे जाके मिलके एक बार राय विचार लेना चाहिए था कि भाई अब हमको लड़ाई में क्या करना चाहिए, है ना। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टी के साथ मिलके कुछ अच्छा निर्णय रसिया के लिए लेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लड़ाई लड़ते चले गए, लड़ते चले गए, लड़ते चले गए। कौन? जार निकोलस सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब हम ना कारण बता रहे हैं, ये सब पूरा एक कारण बता रहे हैं जिसके वजह से वहां पे ऑटोक्रेसी समाप्त हुआ। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू दिस सपोर्ट टू द जार वाज ब्रोकन। अब जब उन्होंने पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के मतलब कि पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कंजर्वेटिव लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया तो लोगों को बुरा लगा। लोगों को लगा कि भाई हम इतना कोशिश कर रहे हैं अपने कंट्री को बचाने का, लेकिन राजा एक बार भी बातचीत नहीं कर रहा है पार्टी से कि किस प्रकार से रसिया के लिए एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पे लोगों को ठेस पहुंचा, इसीलिए अब जो है लोग वहाँ के राजा को भी प्रोटेक्ट करना नहीं चाह रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि ड्यू टू दिस सपोर्ट टू दिस जार वाज ब्रोकन। तो जार को जो पहले लोग सपोर्ट करते थे अब वो टूट गया, मतलब कि वो लोग अब सपोर्ट उसको उतना नहीं करना चाह रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वाज हाई अमॉन्ग द रशियन पीपल। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं दोबारा, रसिया हमारा अलाइड पावर में था, जर्मनी हमारा सेंट्रल पावर में था। ठीक है, और हमेशा से शुरू से ही रसिया और जर्मनी में ना 36 का आंकड़ा चलता था। याद रखिएगा इस बात को, रसिया और जर्मनी में शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा चलता था। तो यहाँ पे जर्मन को लेकर लोगों के बीच में एक अलग भावना फैल गया। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे ये हो गया कि पहले से ही रसिया और जर्मनी के बीच में 36 का आंकड़ा है, रसिया और जर्मनी के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो यहाँ पे रसिया के लोगों के दिल में ना जर्मनी को लेकर और गलत गलत भावना फैलने लगा। ठीक है, बस वो ये चाहता था कि किसी प्रकार से हम राजा से बदला ले लें, राजा हमारा नहीं सुन रहा है तो राजा का हम भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो जर्मन सेंटिमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जर्मनी के जितने भी विचार फैले हुए थे, हल्का फल्का जो भी रसिया में फैला हुआ था, उनके खिलाफ हो गए वहां के लोग। ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ देखिए, ड्यू टू दिस द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग चेंज इनटू पेट्रोग्राड। अब देखिए बिकॉज सेंट पीटर्सबर्ग वाज अ जर्मन नेम। अब यहाँ पे जर्मन सेंटिमेंट्स को लेकर लोगों के बीच में पूरा का पूरा मतलब एक गलत भावना फैल गया था, है ना। वो लोग जर्मन को देखना ही नहीं चाहते थे। कौन? रसिया के लोग। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि ये चाहते थे भाई राजा हमारा सुन ही नहीं रहा है तो राजा का हम क्यों सुने, है ना, इस वजह से। तो इस वजह से हुआ ये कि संत पीटर्सबर्ग, याद कीजिए संत पीटर्सबर्ग क्या था? एक इंपॉर्टेंट सिटी था हमारा, कहाँ का? रसिया का। ठीक है, तो संत पीटर्सबर्ग जो ये नाम है ये एक जर्मन नाम है। क्या नाम है? जर्मन नाम है। तो जर्मन नाम होने की वजह से संत पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि उनको जो है अब जर्मन के चीजों से ना नफरत हो चुका था वहां के लोगों को।
तो वो लोग नहीं चाहते थे कि सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम है उसको हम लोग इस्तेमाल करें, नहीं चाहते थे वो लोग। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर उन्होंने पेट्रोग्राड रख दिया, क्योंकि उनके बीच में जर्मन को लेकर खून खोल रहा था। ठीक है, आगे उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो दी जारिना अलेक्जेंड्रा। अच्छा, यहाँ पे ना जो हमारा रसिया का राजा था वो कौन था? जार, है ना, और उसकी वाइफ का नाम यहाँ पे क्या है? जारिना अलेक्जेंड्रा। याद रखिएगा, जारिना अलेक्जेंड्रा जार निकोलस सेकंड के वाइफ का नाम था। ठीक है, तो वहां यहाँ पे हमने लिख भी दिया आपके नोट्स में कि वाइफ ऑफ द जार। तो द जार अलेक्जेंड्रा बिलोंग्स फ्रॉम जर्मनी। ये तब मतलब यहाँ पे ना सोने पे सुहागा हो गया रसिया के लोगों के लिए। क्या हो गया भाई? देखिए, हालांकि पहले से ही रसिया के लोगों के बीच में जर्मन को लेकर गलत भावना फैल चुका था। वो लोग जर्मनी के लोगों को या फिर उसके किसी प्रकार के चीजों को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन दोनों में पहले से 36 का आंकड़ा चलता था, रसिया और जर्मनी में। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो जार निकोलस की वाइफ थी जारिना अलेक्जेंड्रा, ये कहाँ से बिलोंग करती थी? जर्मनी से बिलोंग करती थी। सोचिए, इनका शादी होके ये कहाँ आ गई थी? रसिया आ गई थी। तो अब जरा सोचो कि राजा के पत्नी यानी कि रानी कहाँ से बिलोंग कर रही है? जर्मनी से। तो इस वजह से अब लोगों के बीच में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया कि हम इसको भी देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये भी जर्मनी से बिलोंग करती है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ऑल दे, अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, द जार एंड द जारिना अलेक्जेंड्रा वाज एडवाइज्ड बाय एन एडवाइजर कॉल्ड रास्पुतिन। अब देखिए, हालांकि आपने ये चीज देखा होगा, अक्सर जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे ना पहले के जमाने के, उसके पास ना एक एडवाइजर होता था। एडवाइजर का मतलब कि उनको बताते रहता था हमेशा कि आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। जैसे यदि आप, हाँ, सेक्रेटरी कह सकते हैं। जैसे यदि आप अकबर के हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो अकबर के महल में कितने लोग रहते थे? महान महान 9 लोग। उसको हम लोग क्या कहते थे? 9 रत्न, है ना। तो वो 9 रत्न लोग वाले कौन थे? वो महान महान लोग थे, जो कि अकबर अपने आजू बाजू में उनको रखते थे राय विचार लेने के लिए कि भाई हमारा युद्ध होने वाला है, तो बताइए आप सबका सहमति क्या है, आप सब क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि हर एक राजा महाराजाओं के पास एक ऐसा आदमी होता है जो कि उसको बार बार सपोर्ट करता है, उसको बार बार एक तरीके से कह सकते हैं कि डिसीजन लेने में मदद करता है। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो अशोक के पास भी था चाणक्य, अशोका के पास कौन थे? चाणक्य। तो हर एक लोगों के पास एक ना एडवाइजर होता है। उसी प्रकार से जो हमारे राजा जार थे और उसकी पत्नी जारिना अलेक्जेंड्रा, इन दोनों को एडवाइस कौन देता था? इन दोनों को एडवाइस देता था एक आदमी जिसका नाम था रास्पुतिन। क्या नाम था? रास्पुतिन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना लोगों को लगता था कि ये राजा और उसकी पत्नी यानी कि राजा रानी वही करता है जो रास्पुतिन कहता है, वो तो हमारा बात ही नहीं सुनता है। लोग कहता था कि हमारे आम आदमी के बातों को राजा सुनता ही नहीं है, वो किसके बातों को केवल सुनता है? रास्पुतिन के बातों को सुनता है, जो कि उसका एक एडवाइजर है। तो और ज्यादा लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ गया कि भाई हमारे ऊपर रूल कर रहा है और हमारा ही बात नहीं सुन रहा है, बल्कि एक आदमी का बात सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों के बीच में और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। तो देख रहे हो, ये मतलब एक एक स्टेप के थ्रू देखते जाओ कि किस प्रकार से वहां पे मोनार्की सिस्टम को यानी कि ऑटोक्रेसी को खत्म करने का अलग अलग षड्यंत्र रचा जा रहा है लोगों के द्वारा। और ये बिल्कुल सही भी षड्यंत्र है, क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, ऑल दीज थिंग्स मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर इन रसिया। तो यही सारा इंसिडेंट के वजह से रसिया में ऑटोक्रेसी जो है वो अनपॉपुलर हो गया। अनपॉपुलर का मतलब ये हो गया कि वहां पे लोग अब ऑटोक्रेसी को नहीं चाहते थे, वहां पे चाहते थे कि यहाँ पे एक बदलाव आए। कंजर्वेटिव, अब देखो कंजर्वेटिव लोग कौन थे? गवर्नमेंट में वही लोग थे ना। तो कंजर्वेटिव लोगों के साथ वो बातचीत करना चाहता था जार निकोलस? बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो यहाँ कंजर्वेटिव को भी फिलहाल साइड में रखते हैं। यहाँ के जो आम आदमी थे, रसिया के जो वर्कर्स, पीजेंट्स, ये सब जो लोग थे, अब ये चाहते थे कि ऑटोक्रेसी वाला सिस्टम हटे, क्योंकि हमारा बात वो सुनता नहीं है, अपने मन का मर्जी करता है, रास्पुतिन का केवल बात सुनता है ना। तो ये लोग चाहते थे ऑटोक्रेसी को खत्म किया जाए, यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको बीच में समझाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टॉपिक के अंदर में ये छोटा सा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप ये देख पाएं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रसिया में क्या क्या हो रहा था। ठीक है, इधर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया पार्टिसिपेट किया ही था, उसका लॉस हो ही रहा था, लोग मारे ही जा रहे थे रसिया के, लेकिन यहाँ पे रसिया के अंदर क्या क्या हो रहा था ये भी आपको समझना पड़ेगा, जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया। अब तो अब आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट तो किया,
वो लड़ भी रहा था, उसके सैनिक मारे भी जा रहे थे, लेकिन रसिया के अंदर ये सब चीज हो रहा था। रसिया के अंदर एक तरीके से अंदर ही अंदर वहां पे मोनार्की को खत्म किया जा रहा था। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो यहां तक हमारा ये छोटा सा टॉपिक भी कवर हो गया। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि यहां तक पढ़ने के बाद आपको एक बार फुल स्टॉप लगाना है और दोबारा हम लोग अपने वॉर वाले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपने क्या देखा? यहां तक आपने ये देख लिया, इस वाले पॉइंट तक आपने ये देखा कि रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में इटली और रोमानिया ये सब ज्वाइन कर गया था। ये सब किस में थे? अलाइड पावर में थे। ठीक है, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की ये सब हमारे सेंट्रल पावर में थे और ये दोनों पूरा का पूरा युद्ध लड़ रहे थे, भयंकर युद्ध चल रहा था। ठीक है, अब इन युद्ध के बाद इसका इफेक्ट क्या पड़ा रसिया के ऊपर, खास करके रसिया के ऊपर, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ द वॉर, क्या हुआ इफेक्ट, वॉर का क्या इफेक्ट हुआ। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है इन द वेस्ट, आप यदि वर्ल्ड मैप को उठा के देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपका जो फ्रांस है ना वो वेस्ट की तरफ नजर आएगा। ठीक है, आप कभी भी वर्ल्ड मैप को उठा के देखेंगे तो आपको जो वेस्ट नजर आएगा वो जो फ्रांस आपको नजर आएगा यूरोप में। वर्ल्ड मैप उठाइए सबसे पहले, वर्ल्ड मैप में चले जाइए कहाँ पे? यूरोप में। और यूरोप में आप गौर करेंगे तो फ्रांस आपको जो है वो वेस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेज सो देयर आर लेस कैजुअलिटीज। देखिए अब थोड़ा सा ना हम यहाँ पे एक चीज आपको और याद दिलाना चाहते हैं। फ्रांस, रसिया ये सब किस में था? अलाइड पावर में था। एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया ये सब किस में थे? अलाइड पावर में थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जो फ्रांस था, फ्रांस किस में था? अलाइड पावर में था। तो फ्रांस में जो आर्मीज लड़ रहे थे सेंट्रल पावर से, वो ना ट्रेंचेस बना के लड़ रहे थे। ट्रेंचेस का मतलब होता है गड्ढा बना के। अच्छा, आपने ना इंडियन मूवी में बॉर्डर मूवी देखा है? बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा कि गड्ढा पहले बनाया जाता है, एकदम नाला की तरह होता है वो, उस गड्ढे में वो लोग कूद जाते हैं, कूदने के बाद वो लोग छुप छुप के गोली चलाते हैं। ट्रेंचेस का मतलब होता है गड्ढा, है ना? तो वो लोग गड्ढा खोद खोद के वहां पे लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, हाँ, एक प्रकार का बंकर वो लोग बना के वहां पे लड़ाई लड़ते थे। ये कहाँ का बात हो रहा है? ये फ्रांस का बात हो रहा है। ठीक है, तो आप चूंकि देखिए आपने देखा होगा यदि आप नीचे गड्ढे में छुप जाइए और केवल आपका सर ऊपर रहेगा, वहां से यदि आप बंदूक चलाएंगे तो आपको घायल होने का संभावना कम रहता है ना? तो फ्रांस के आर्मी क्या कर रहे थे? ट्रेंचेज बना के बंदूक अपना गोलीबारी चला रहे थे, तो उनको खतरा कम हुआ। यानी कि वहां के लोग, वहां के सैनिक लोग नहीं, सैनिक वहां के सैनिक कम मारे गए। कहाँ के? फ्रांस के, क्योंकि वो लोग गड्ढे में छुप छुप के लड़ाई करते थे। लेकिन इन द ईस्ट, और यदि आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो रसिया जो पड़ता है वो हमारा ईस्ट साइड में पड़ता है, यानी कि पूरब तरफ में। ठीक है, इन द ईस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम प्लेन एरियाज सो देयर आर लार्ज कैजुअलिटीज। लेकिन रसिया जो था, रसिया पूरी तरीके से प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया का मतलब खुला मैदान है वो तरीके से, तो वो लोग खुले मैदान में लड़ रहे थे सेंट्रल पावर से। तो खुले मैदान में क्या कोई भी तरीके का आपको प्रोटेक्शन है? वहां पे नहीं है, तो वहां पे डायरेक्ट गोली आके लगता था सैनिकों के पास, है ना? तो रसिया में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया जीत जाता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ा रसिया पे ये देख लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे रसिया जो था ना पूरा प्लेन वाला एरिया था, जरा सा भी ये लोग बंकर वंकर बना के नहीं लड़ रहा था, तो इसको गोली का सामना ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, और यहीं पे सैनिक ज्यादा मारे गए। उसके बाद लिखा हुआ है रशियन आर्मीज किल्ड बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। सोचो, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया हमारा किस पावर में था? सेंट्रल पावर में था। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मी जो है ना बुरी तरीके से जान से मारे गए। हालांकि रशियन आर्मी जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में घुस गया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के सैनिकों को मारने के लिए। ये गया तो था मारने के लिए, लेकिन खुद मार खा के आ गया, गोली वोली सब इनको लगा, उधरे रह गया ये सब। उसके बाद लिखा हुआ है देयर वेयर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज। सोचो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज का मतलब होता है जो मारे भी गए और जो घायल भी थे, दोनों। कैजुअलिटीज का मतलब जो मारे भी गए जान से और जो घायल है वो दोनों। तो 7 मिलियन, सॉरी 70 नहीं है, 7 मिलियन है। 7 मिलियन लोग वहां पे मारे भी गए और घायल भी उसी में, दोनों का संख्या मिला के 7 मिलियन है। ठीक है, सोचो 7 मिलियन का मतलब कितना हो गया? 1 मिलियन में 10 लाख, तो 7 मिलियन में 70 लाख लोग उस समय पे, कुछ लोग मारे भी गए जान से और कुछ लोग घायल भी हो गए। 70 लाख लोग, सोचो बहुत बड़ा संख्या है ये। उसके बाद लिखा हुआ है द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड देयर ओन क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द
एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव इन द लैंड। यहाँ पे ना रशियन आर्मी थोड़ा सा बुड़बकी वाला काम कर देता है। क्या कर देता है बुड़बकी वाला काम? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द रशियन आर्मी destroyed their own crops and buildings to prevent the enemy from being able to live in the land। देखिए यहाँ पे ना सबसे ज्यादा सैनिक जो मारे जा रहे थे वो रसिया के सैनिक मारे जा रहे थे, ठीक है। अब रसिया वाला ये देखा कि भाई सबसे ज्यादा हमारा सैनिक मारा जा रहा है, तो हम लोग अब चलो अपने देश वापस निकलो, फटाफट निकल के भागना शुरू करो। तो जब ये लोग वापस अपने रसिया अपने जगह पे आने लगे ये लोग, तो आते वक्त ना ये लोग क्या करने लगे, अपने ही फसल को और अपने ही बिल्डिंग को खराब करने लगे। सोचो, मतलब यहाँ पे ना एक तरीके से आप ना समझदारी देखो रसिया के आर्मीज का। ये लोग देखे कि हमारे सैनिक ज्यादा मारे जा रहे हैं, तो ये लोग भाग के अपने रसिया आने लगे, जहां जहां ये लोग गए थे लड़ाई करने के लिए भाग के रसिया आने लगे। और जब ये लोग रास्ते में आते गए ना, तो रसिया में जो भी फसल थे, जो भी बिल्डिंग्स थे, उन सबको ये बर्बाद करते हुए चले आ गए, क्योंकि इनका ये मानना था कि अब जो है ना हम लोग युद्ध को हार जाएंगे, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा सैनिक रसिया के मारे जा रहे थे, तो इनको अब लगने लगा था कि अब जो है हम लोग हार जाएंगे। तो जो हमारे आगे वाला जो हमारा अपोनेंट है वो हमारे रसिया पे कब्जा कर लेगा, है ना। और यदि हम लोग रसिया के फसल को बर्बाद कर दे, बिल्डिंग को बर्बाद कर दे, तो ये लोग रसिया में आएगा तो खाएगा क्या, कब्जा करेगा तो खाएगा क्या, रहेगा कहाँ पे। इसीलिए इन लोगों ने अपने ही क्रॉप को और अपने ही बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रशियन आर्मीज ने अपने ही फसल और अपने ही बिल्डिंग्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया। तो रीजन आपको ये बताना है कि उन लोगों को लगता था कि अब तो हम युद्ध हार जाएंगे, तो दूसरा वाला हमारे रसिया पे कब्जा कर लेगा, है ना। और कब्जा कर लेगा तो उनको मतलब कि खत्म करने के लिए वो लोग कब्जा ना कर पाए, वो लोग यहाँ पे आएगा तो खाएगा क्या, इसीलिए उन लोगों ने अपने ही फसल को खराब कर दिया, अपने बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। कि वो लोग अपने रसिया पे आएगा, ठीक है आने दो, लेकिन खाएगा क्या, फसल ही बर्बाद कर देंगे तो खाएगा क्या, बिल्डिंग ही नहीं रहेगा तो रहेगा कहाँ पे, है ना। तो ये लोग खुद से जान के करने लगे। अब देखो ये लोग अपने ही बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, अपने ही क्रॉप को बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे रसिया वाले लोगों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लीड टू ओवर 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रसिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि 3 मिलियन लोग बेघर हो गए। सोचो 3 मिलियन लोग। इन लोगों ने बिल्डिंग क्यों तोड़ा? क्योंकि दूसरा वाला लोग यहाँ पे आएगा, हमारे रसिया पे कब्जा करेगा, तो उनको रहने के लिए घर नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों ने बिल्डिंग को तोड़ दिया। लेकिन बाद में क्या होता है ना, रसिया थोड़ा सा पावर में आ जाता है, बाद में रसिया युद्ध जीत भी जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखेगा। लेकिन उन लोगों ने जो घर फसल जो तोड़ा था उन लोगों ने, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि 3 मिलियन लोग बेघर हो गए। 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोगों के घर को तोड़ दिया गया, वो भी रसिया के आर्मी ने खुद ऐसा किया, अपने लोगों के घर को तोड़ दिया। बस समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रसिया के आर्मी एक तरीके से बुड़बक वाला काम कर रहे हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है, द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। तो ये सब कुछ जो हो रहा था रसिया में, इन सब का मतलब कि इन सब का जिम्मेदार कौन था? जार था। और जार का गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में कौन था याद कीजिए? कंजर्वेटिव लोग थे, है ना। ड्यूमा थर्ड में हमारे कंजर्वेटिव लोग थे। और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ रसिया में, इस इंसिडेंट का वहाँ के लोग जो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वो जार के साथ साथ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को भी ठहरा रहे थे, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा हुआ है, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। लेकिन जानते हो यहाँ पे ना रसिया के जो सोल्जर्स थे वो नहीं चाहते थे कि हम इस युद्ध को लड़ें, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे। जैसे मान लो 2 दोस्त हैं और दोनों आर्मी में है, रशियन आर्मी में है, और एक दोस्त मारा गया, जान से उसके सामने गोली मार दिया गया उसको, है ना। तो दूसरा वाला दोस्त क्या चाहेगा कि भाई हम इसको छोड़ दें, हम युद्ध छोड़ो, अपना शांति से अपना घर परिवार चलाओ। यदि मान लीजिए यदि आप ही के रिश्तेदार में से किसी को आपके सामने गोली मार दिया जाए, तो आप क्या चाहोगे? इन सबसे दूर हटना चाहोगे कि भाई इसमें खून खराबा ज्यादा है ना। तो यहाँ पे अब इतना ज्यादा खून खराबा हो गया, इतना ज्यादा सैनिक मारे जा रहे थे, इतने सारे लोग बेघर हो रहे थे, हर जगह ना मातम का माहौल फैल गया था रसिया में। बात समझ में आ रही है? हर जगह मातम का माहौल था। इस वजह से अब जो सैनिक थे ना, वो इस प्रकार के युद्ध को लड़ना ही नहीं चाहते थे, यानी कि उनका मोमेंटम जो है युद्ध को लेकर वो डाउन हो चुका था। और सोचो ये युद्ध पूरा 4 साल चला है, 1-2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल चला है। तो सोचो सैनिक का मनोबल घटेगा कि नहीं घटेगा? 4 साल में कौन सैनिक कम मर जाए कोई ठिकाना नहीं है, है ना। इसीलिए यहाँ पे सैनिक अब डरते थे, वो चाहते थे कि हम ऐसा युद्ध अब ना लड़े।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द वॉर ऑल्सो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब वॉर हो रहा है तो वॉर का जो इम्पैक्ट है, इसका जो बुरा परिणाम है वो इंडस्ट्री पे भी देखने को मिला। रसिया में जो भी इंडस्ट्री थे उनमें भी देखने को मिला। अब क्या क्या इंडस्ट्री के साथ हुआ इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है रसियाज ओन इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ओवर द बाल्टिक सी। देखिए हालांकि पहले से ना रसिया में उतना ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं था, हालांकि था लेकिन बहुत ही कम नंबर में था। ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्री रसिया में उस समय पे थे उन सारे इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तहस नहस कर दिया गया, उसके ऊपर बम गिराया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। यानी कि रसिया हमला दूसरा पे करता था, दूसरा हमला रसिया पे भी करता था। तो रसिया में जो भी इंडस्ट्री थे सबको तबाह कर दिया गया और रसिया का जो लेन देन होता था, जो ट्रेड होता था दूसरे कंट्री से, उसको भी खत्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो जर्मनी वाले लोग थे ना उन्होंने बाल्टिक सी पे अपना कंट्रोल जमा लिया था, यानी कि अपना कब्जा उन्होंने वहां पे जमा लिया था। और ये वही बाल्टिक सी है जिसके थ्रू रसिया में सामान बाहर से आता था। तो जरा सोचो कि जिस कंट्री में, यानी कि जहां पे रसिया में पहले कुछ नंबर में इंडस्ट्री हुआ करते थे, पहला तो वो बर्बाद हो गया। दूसरा बात, रसिया में जो ट्रेड हुआ करता था, जो बाहर का सामान रसिया में आता था, वो भी अब नहीं आ पा रहा है। रीजन क्यों नहीं आ पा रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जर्मनी वाले लोग बाल्टिक सी पे कब्जा कर लिए, जहां से रसिया में सामान आता था। अब कब्जा कर लिए तो क्या रसिया में वो सामान आने देगा? जरा भी नहीं आने देगा। तो यहाँ पे इस वजह से रसिया में उस समय पे ना मातम का माहौल था। लोग इधर मर रहे हैं, उधर बेघर हो रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं, इस प्रकार का। ठीक है, आगे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिस इंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। देखिए मतलब यहाँ पे है ना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि तहस नहस तो हो ही गया था रसिया हमारा पूरी तरीके से, उसका जितने भी फैक्ट्री थे। अब यहाँ पे ना जब थोड़ा बहुत युद्ध शांत होने लगा तो इंडस्ट्री को दोबारा जब वो लोग स्टैब्लिश करना चाहा तो इसके पास ना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जुट नहीं पाया। मतलब कि मशीन, टूल्स, औजार, ये सब जो थे वो दोबारा उनके पास जुट नहीं पाया। क्यों नहीं जुट पाया? क्योंकि जिस सी से, जिस समुद्र के रास्ते से उसके यहाँ पे सामान आता था, उसी रास्ते पे जर्मनी वालों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका जो इंडस्ट्री था वो दोबारा ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, आगे उसके बाद रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन, और इसके साथ ही साथ रेलवे लाइन को भी ब्रेक कर दिया गया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा लेवल पे गोली बारूद ये सब का इस्तेमाल किया गया था, बॉम्ब ये सब का इस्तेमाल किया गया था। तो रसिया में जो हमारे रेलवे लाइन बिछे हुए थे उनको भी तहस नहस कर दिया गया था। तो जरा सोचो, जिस चीज़ पे रसिया चलता था उसी चीज़ को तहस नहस कर दिया गया, तो क्या अब रसिया चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे भारत में रेलवे कितना अच्छा काम करता है ना, हर सिटी से होकर हमारा रेलवे लाइन गुजरता है, और रेलवे लाइन को ही खत्म कर दिया जाए तो सोचो हमारे पैसेंजर का क्या हाल होगा, है ना। और यदि हमारा जो ट्रेड होता है जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, श्रीलंका से, इन सबको रोक दिया जाए तो क्या हमारा इंडिया सर्वाइव कर पाएगा? अकेले नहीं कर पाएगा। इंडिया का कोई भी कंट्री अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के समय में हर कंट्री एक दूसरे कंट्री से जुड़ा हुआ है थ्रू ट्रेड। हर कोई एक कंट्री दूसरे से ट्रेड कर रहा है। जैसे हमारा इंडिया का चाइना और पाकिस्तान से हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है ना, लेकिन क्या ट्रेड नहीं होता है? बिल्कुल ट्रेड होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेड कभी नहीं रुकेगा। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि ट्रेड यदि रुका तो केवल इंडिया को नुकसान नहीं है, इंडिया से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान और चाइना को है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी ऐसे ही डाउन है और चाइना में इतना पॉपुलेशन है कि भारत से यदि सामान वहाँ पे जाना बंद हो जाए ना तो वो लोग घुट घुट के मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी कंट्री ना युद्ध बिल्कुल भी पहली बात तो चाहता नहीं है, और युद्ध तभी होता है जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। क्योंकि हर कंट्री को मालूम है कि भाई यदि हम युद्ध करेंगे तो दूसरा वाला कंट्री जिससे युद्ध कर रहे हैं वो हमसे नाता ही तोड़ देगा, और जो पहले वहाँ से सामान आता था वो अब आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी कंट्री चाहता है कि भाई बातचीत करके ना बात को समेट दो, युद्ध उद्ध बंद करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एबल बॉडीड मैन वेयर कॉल्ड अप टू दी वॉर। एबल्ड बॉडी का मतलब है कि जो नौजवान आदमी थे, जो काम कर सकते थे, जो हट्टे कट्टे आदमी थे, जो जवान थे, उन सबको किस में ढकेल दिया गया? वॉर में ढकेल दिया गया। जार निकोलस ने कहा कि तुम लोग सब जो हो ना, नौजवान सब हो, हट्टे कट्टे हो, तुम लोग सब युद्ध में चलो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए।
ठीक है। तो जितने भी नौजवान आदमी थे रसिया के उस समय पे, उन सबको युद्ध में ढकेल दिया जार निकोलस ने। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि एज अ रिजल्ट देयर वेयर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल गुड्स वेयर शट डाउन। अब देखिए, जो आदमी नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे, उन सबको युद्ध में लेके आप चले गए, तो बताइए कि रसिया में खेती कौन करेगा? खेती कौन करेगा? नहीं कर पाएगा कोई, है ना। तो यहाँ पे लेबर का शॉर्टेज हो गया, तो खेती बाड़ी भी बढ़िया से अब रसिया में नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और जो छोटे छोटे दुकानों में लोग हमारे काम करते थे, जो इसेंशियल गुड्स को वो प्रोड्यूस करते थे, वो सब भी अब पूरी तरीके से बंद हो गया। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा दुकान है, यदि वो आटा बेच रहा है, तो भाई वो आटा कहाँ से बेचेगा? गेहूं पैदा ही नहीं हो रहा है, तो आटा कहाँ से बेचेगा वो, है ना। और गेहूं क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि लेबर नहीं है। लेबर क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब युद्ध में चला गया है ना। अब जो लेबर युद्ध में गया है, जो आदमी युद्ध में गया है, हो सकता है कि वो जिंदा आ जाए या फिर नहीं भी आए, है ना। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रसिया में लेबर का शॉर्टेज हो गया था, जिसके वजह से वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते थे, जैसे दाल चावल गेहूं रोटी, ये सब नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक भुखमरी वाला भी स्थिति पैदा हो गया था, कहाँ पे? रसिया में, ठीक है। इस बात को अभी आप याद रखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है हाँ, लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वेयर सेंट टू फीड द आर्मी। और जो कुछ भी अनाज वनाज बचा हुआ था रसिया के पास, वो सारा अनाज उठा के किसके पास लेके चला गया? आर्मी के पास। क्योंकि यहाँ पे जार निकोलस ये चाह रहा था कि रसिया के लोग मर जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन रसिया के आर्मी को जिंदा रखो, क्योंकि यही युद्ध लड़ेगा। और यदि आर्मी एक बार मर गया, आर्मी एक बार कमजोर पड़ गया, तो रसिया पे तुरंत कब्जा कर लेगा जर्मनी वाला या फिर दूसरा कंट्री वाला, है ना। तो जार निकोलस का यहाँ पे माइंड देखो, माइंड उनका ये देखो कि जार निकोलस ये बोलता था कि अभी रसिया के लोगों पे ध्यान मत दो, इसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई बात नहीं, छीन के लेते आओ, लेकिन ये सारा का सारा अनाज किसको दे दो? आर्मी को दे दो, क्योंकि अभी उनका जिंदा रहना जरूरी है। इसका दिमाग देखो, कितना घटिया दिमाग है ना। मतलब भाई, लोगों से ज्यादा बड़ा आर्मी है क्या? क्योंकि आर्मी भी लोग कौन से होते हैं? हमारे ही आम आदमी होते हैं ना। जैसे मान लीजिए यदि इंडिया में हमारे जो आम आदमी है, उनको ही आप नहीं खिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे, तो क्या वो आर्मी में जा पाएंगे कभी? क्योंकि आर्मी में कौन लोग होते हैं? हमारे आम जैसे आदमी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जार निकोलस कहता था कि आदमी को छोड़ो, रसिया के जो आदमी तो उसको छोड़ो, पहले उससे जो अनाज है सब छीन उनके लाओ, आर्मी को जाके दे दो। आदमी से छीन के अनाज लाओ, जो भी उसके पास है छीन के लाओ, और जाके आर्मी को उसको दे दो, ताकि आर्मी जिंदा रहना चाहिए। यदि आर्मी जिंदा है तभी हम युद्ध को जीत पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी अनाज बचा हुआ था रसिया में, उन सब का पूरा अनाज आर्मी को दे दिया गया कि भाई तुम लोग खाओ, तुम लोग मस्त रहो, लेकिन युद्ध हमको जीत के दे दो। कौन कहता था ये सब चीज? जार निकोलस, ठीक है। आगे उसके बाद ब्रेड एंड फ्लोर। ब्रेड का मतलब वही रोटी, ब्रेड जो हमारा मिलता है दुकानों पे भी मिल जाता है। उसके बाद फ्लोर मतलब आटा। तो ब्रेड और आटा दोनों जो है ना, पूरी तरीके से रसिया के लोगों के लिए स्कैर हो गया। स्कैर से मतलब मिलना मुश्किल हो गया भाई, है ना। आगे, राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वेयर कॉमन इन रसिया। अब देखो, आपके पास ना आटा है, और जब आटा है ही नहीं तो ब्रेड कहां से बनेगा, है ना, क्योंकि लेबर नहीं है, खेती कौन करेगा, है ना। जब ये सब चीज नहीं है, तो जब लोग ब्रेड को खरीदने के लिए दुकानों पे आते थे ना, तो वहां पे मार हो जाता था कि हमको दो ब्रेड, हमको दो ब्रेड, हमको दो ब्रेड, पैसा जितना लेना है ले लो, लेकिन ब्रेड हमको दे दो। क्यों? क्योंकि ब्रेड का संख्या क्या होता था? कम होता था। तो जो पैसा ज्यादा देगा उसको मिल जाएगा। इस वजह से ब्रेड के दुकान पे लड़ाई हो जाता था। सोचो, तो ये सारा का सारा क्या है? इफेक्ट है वॉर का रसिया के ऊपर। कोई डाउट अभी यहाँ तक समझने में? चलिए, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी प्रकार के टॉपिक में कहीं पे डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।